नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आज हरिद्वार जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हर की पौड़ी बाजार में करेंगे जनसंपर्क। स्वदेशी अपनाने का भी देंगे संदेश। जीएसटी की नई दरों पर करेंगे जागरूक। व्यापारियों से करेंगे मुलाकात। माया देवी मंदिर प्रांगण में भी पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शाम को देहरादून कैंप कार्यालय भी लौटेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर स्वदेशी अपनाने का संदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देंगे और ऐसे में जीएसटी की नई दरों पर सभी को जागरूक भी करेंगे और इस दौरान व्यापारियों से मुलाकात करेंगे, उनकी मन की बातें भी जानेंगे। आज हरिद्वार में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। इस दौरान माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना मुख्यमंत्री करेंगे और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि व्यापारियों के संग भी मुलाकात करेंगे। हालांकि इससे पहले देहरादून में भी मुख्यमंत्री धामी ने जनसंपर्क किया और अब हरिद्वार के व्यापारियों के बीच पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हर की पौड़ी बाजार में जनसंपर्क करेंगे। इसको लेकर तैयारियां भी पूरी लगभग कर ली गई। तो स्वदेशी अपनाने पर पूरी तरह से फोकस रहने वाला है। जीएसटी की नई दरों पर जागरूकता की जा रही है। तो व्यापारियों से ये मुलाकात रहने वाली है, जो कि काफ़ी खास भी मानी जा रही है। ये बताया जा रहा है कि व्यापारियों के मन की बात भी मुख्यमंत्री धामी जानेंगे और शाम को देहरादून कैंप कार्यालय भी लौटेंगे। हालांकि आज उनके जो कार्यक्रम है वो हरिद्वार में रहने वाले हैं और स्वदेशी अपनाने पर एक बड़ा संकेत, एक बड़ा संदेश जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने देहरादून में भी जनसंपर्क किया, व्यापारियों से बातचीत की और साथ ही लोगों को जागरूक करने का भी काम किया और आज हरिद्वार में भी मुख्यमंत्री लोगों को जागरूक करेंगे, नई दरों पर चर्चा भी करेंगे और व्यापारियों से मुलाकात इस दौरान मुख्यमंत्री करेंगे। इसी के साथ माया देवी मंदिर प्रांगण में पूजा अर्चना भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। स्वदेशी अपनाने पर जोर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं स्वदेशी अपनाने को लेकर। और साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि जब नई दरें जीएसटी की लागू हुई तो उसमें भी मुख्यमंत्री लोगों से अपील भी कर रहे हैं और उनसे चर्चा भी कर रहे हैं और लोगों को जागरूक इस दौरान किया जा रहा है जीएसटी की नई दरों पर। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस समय मुख्यमंत्री धामी पहुंच भी रहे हैं और क्या कुछ खास कार्यक्रम आज के रहने वाले हरिद्वार में उनके? उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक दिवसीय हरिद्वार दौरा है। सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर की पौड़ी पर पहुंचेंगे। करीब 11 बजे के बाद का समय रखा गया है जब सीएम धामी हरिद्वार पहुंचेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हेलीपैड पे जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी होंगे वो उनका भव्य स्वागत करेंगे। उसके बाद सीएम धामी जब हर की पौड़ी पर पहुंचेंगे तो वहाँ जो आसपास के मुख्य बाजार है वहाँ पर जाएंगे। जो जीएसटी की दरें घटी है उसको लेकर लोगों को जागरूक करेंगे, उसका लाभ भी लोगों को बताएंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 15 अगस्त को लाल
लाल किले पर खड़े होकर ये बात बोली थी कि जो स्वदेशी चीजें वो हमें वो अपनानी है, क्योंकि जब हम स्वदेशी अपनाएंगे तभी देश का विकास होगा। उसके बाद जिस तरीके से जीएसटी की जो दरें है वो कम की गई, उसका लाभ सीधा सीधा जो गरीब है उनको मिलेगा। इसके बारे में सीएम धामी आज जो व्यापारी है उनको भी जानकारी देंगे, साथ ही साथ जो वहाँ पे ग्राहक होंगे उनको भी जागरूक करेंगे कि आपको किस तरीके से इसका लाभ मिलेगा। और लगातार यहाँ पे सीएम धामी बाजारों में जाकर, चाहे देहरादून राजधानी हो या फिर अन्य बाजार हो या फिर हरिद्वार का आज हरकी पौड़ी के आसपास के जो मुख्य बाजार हो वहाँ पर जाकर लगातार लोगों को इस बात के लिए जागरूक करेंगे कि आपको जो स्वदेशी चीजें हैं वो यहाँ पे अपनानी है, क्योंकि यहाँ पे जो विदेशी चीजें उनका बहिष्कार करने के लिए कहा गया है। क्योंकि जब स्वदेशी चीजें अपनाएंगे उसके बाद ही देश का विकास होगा, देश की जो कंपनी है उनको आगे बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा इस बात पे फोकस किया है, लोकल फॉर वोकल, यानी कि जो लोकल चीजें, जो हमारी कंपनी है, जो हमारे देश के अंदर चीजों का निर्माण होता है और जो उत्पाद होता है, हमें वही चीजें अपनानी चाहिए। इस बात को लेकर प्रधानमंत्री लगातार जो है अपनी बात को कहते हुए अलग अलग मंच से दिखाई देते हैं। उसके बाद जो सीएम धामी है वो यहाँ पे अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, तो आज छठा दिन है नवरात्रि का, आज माँ कत्यानी की पूजा की जाती है, तो उसको लेकर हरिद्वार के जो माया देवी मंदिर है वहां पर जाके सीएम धामी पूजा पाठ करेंगे। हालांकि इनका ये कार्यक्रम आयोजित रखा गया, वहाँ पे मीडिया शामिल नहीं हो पाएगी, लेकिन जो माया देवी मंदिर है उसकी एक अपनी अलग ही महिमा और एक अलग मान्यता है। क्योंकि हरिद्वार को पहले माया नगरी के नाम से जाना जाता था, इसलिए माया देवी प्रांगण में जाके आज सीएम धामी जो है पूजा पाठ करेंगे, साधु संतों का आशीर्वाद लेके। लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हरिद्वार के अंदर कहे या उत्तराखंड के काशीपुर के अंदर कहे, जो मामला उत्तर प्रदेश के माफ कीजिए, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू होकर उन्नाव, उसके बाद उत्तराखंड के काशीपुर में हुआ था, लगातार यहाँ पे जुलूस निकाले जा रहे थे पिछले समुदाय के द्वारा। यहाँ पे कोई अफवाह ना पहले, उसको लेकर भी सीएम धामी जो है अधिकारियों को आज दिशा निर्देश दे सकते हैं। क्योंकि लगातार उत्तराखंड का माहौल बिगाड़ने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे फिलहाल नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, तो ऐसे में कोई धार्मिक हिंसा ना बढ़ के उसको लेकर भी सीएम धामी आज अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं। जी, लेकिन मनोज, जिस तरह से भी बताया जा रहा है कि आज व्यापारियों के बीच में मुख्यमंत्री रहेंगे, उनके मन की बात भी जानेंगे और साथ ही मायादेव मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे, तो किस तरह की व्यवस्थाएं भी देखी जा रही हैं? क्योंकि तमाम भीड़ भाड़ वाला इलाका भी है, तमाम लोग पहुंचते भी हैं वहां पर। बिल्कुल, देखिए हरिद्वार को धर्म की राजधानी कहा जाता है। यहाँ पे रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। खास तौर से अभी के जो दिन है, यहाँ पे नवरात्रि का ये पावन पर्व चल रहा है, ऐसे में रोजाना जो श्रद्धालु है वो हरिद्वार का रुख करके सबसे पहले हरकी पौड़ी पर पहुंच के गंगा स्नान करते हैं। उसके बाद आज यहाँ पे सीएम धामी ये का दौरा होने वाले, वहाँ पे जो मनसा देवी का मुख्य मार्ग है वो वहीं से होके जाते हैं, तो वहाँ पे और अधिक भीड़ होने की संभावना होती है, जिसको लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं थी वो पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे पूरी कर ली गई है। हालांकि सीएम दौरे से पहले तमाम जो ये क्षेत्र होगा यहाँ पे पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। और खास तौर से मैंने देखा है कि जब सीएम धामी का दौरा होता है तो जो कई गोपनीय एजेंसी होती है, जो गोपनीय टीमें होती है, खास तौर से जो प्राइवेट यूनिफॉर्म पुलिस के जवान रहते हैं वो वहाँ पे तैनात किए जाएंगे। आसपास की जो गतिविधि होगी उस पर वो नजर बनाए रखेंगे। खास तौर से एसओजी की टीम वहाँ पे तैनात होगी, यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो हरिद्वार की तमाम जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद होगी। क्योंकि आज सीएम धामी का दौरा होने वाला है, बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा होने वाले व्यापारियों के लिए भी, क्योंकि आज व्यापारियों के बीच में सीएम धामी पहुंचेंगे, उनके मन की बात भी जानेंगे। तो लगातार जो जीएसटी की दरें घटी है उनको लेके भी व्यापारियों से बात करेंगे, उनके जो सुझाव होंगे वो भी आज सीएम धामी सुनेंगे और अपने सुझाव भी व्यापारियों के बीच में रखेंगे। किस तरीके से सरकार लगातार व्यापार के लिए काम कर रही है, किस तरीके से पर्यटन के लिए काम कर रही है, क्योंकि लगातार हमने देखे कि पर्यटन को लेके भी जो धामी सरकार है वो लगातार यहाँ पे काम करती दिखाई दे रही है, तो उसको लेके भी आज व्यापारियों को जानकारी देंगे। हरिद्वार को पर्यटन नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे लगातार जो धार्मिक नगरी तो है ही, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे हम ऋषिकेश की बात करें तो वहाँ पे भी हरिद्वार से होते हुए तमाम जो पर्यटक होते हैं वो ऋषिकेश घूमने जाते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी धाम की यात्रा करनी होती है तो उसका मुख्य द्वार हरिद्वार को कहा जाता है। तमाम जो श्रद्धालु होते हैं वो सबसे पहले हरिद्वार ही पहुंचते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं उसका लाभ सीधे व्यापारियों को मिलता है, क्योंकि चार धाम यात्रा हो या फिर कांवड़ यात्रा हो या फिर अब कहीं की नवरात्रि चल रही है, तो सबसे पहले जो भी यात्री हरिद्वार में आता है तो वो व्यापारियों के बीच जरूर पहुंचते हैं, वहां से खरीदारी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं व्यापारियों तो लेके एक बड़ा ही अहम दिन आज का होने वाला है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खराब मौसम की वजह से सीएम पुष्कर सिंह धामी का बद्रीनाथ दौरा रद्द हो गया है, जिसके बाद पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी और बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी ने एमटीबी चैलेंज को हरी झंडी दिखाई है। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने कहा है कि इस तरह की सामूहिक भागीदारी और एडवेंचर टूरिज्म एक्टिविटीज से साहसिक पर्यटक बढ़ेगा। कोश्यारी ने कहा है कि एडवेंचर्स हमारे पहाड़ की नस नस में बसे हैं। एमटीबी चैलेंज में देश के विभिन्न राज्यों से करीब प्रतिभागी एथलीट और तकनीक स्टाफ सहित 200 लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। जवानों ने, युवाओं ने, प्रदेश के कुछ युवाओं ने ये भाड़ा पास तक साइकिल से, मोटरसाइकिल से जाने का एक एडवेंचरस कार्यक्रम
पिछले कुछ वर्षों से शुरू किया है और ये माणा पास MTV जो एडवेंचरर का है, ये बहुत ही हमारे लिए उत्साहवर्धक है और हमारे बच्चे और देश के विवेक भावों से आकर के लोग साइकिल और मोटरसाइकिल से माणा पास तक जाके अंतिम सीमा तक जा रहे हैं। इस प्रयास की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। मैं भगवान बद्रीनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे युवा, हमारी युवतियाँ बढ़कर चढ़ करके न केवल माणा पास तक बल्कि और भी हमारे यहाँ जितने चाहे नीति पास हो, चाहे और भी पास है, उन सब तक इसी प्रकार के एडवेंचरस काम करें। और हमारे जो प्राचीन बुजुर्ग हमारे नरेंद्र सिंह रावत जैसे लोग थे जो कपड़े में सिल करके वहाँ तिब्बत का और मंगोलिया का नक्शा बना के लाए, ऐसे उदाहरण हमारे बच्चे प्रस्तुत करें। ये मैं उनको शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। चंपावत के सिफ्टी छतकोट मोटर मार्ग में एक वाहन गहरी खाई में जा गिरा। वाहन में 11 लोग सवार थे। सभी घायलों को गहरी खाई से निकालने के बाद जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जिसमें से 3 गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को मुख्यमंत्री के निर्देश पर हेली के माध्यम से हर सेंटर हल्द्वानी भेजा गया है। शुक्रवार को चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्वाला में ट्रक चालकों के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग वाला बंद होने के कारण टनकपुर से पिथौरागढ़ को वैकल्पिक मार्ग से जा रहा वाहन अचानक लफड़ा के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। लक्ष्मण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह ये बड़ा हादसा हुआ और क्या कुछ अब रेस्क्यू किस तरह से चलाया गया इस पूरे मामले में? जी, मैं बताना चाहूंगा जो टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो उसका जो 16 डेंजर जोन है, वहाँ पे बड़े वाहनों की आवाजाही ना किए जाने पर ट्रक चालकों के द्वारा जो है जाम लगा दिया गया था, जिससे पूरा राजमार्ग जो बंद था। तो जब राजमार्ग बंद था तो इसके बाद जो छोटे वाहन थे उनके द्वारा वैकल्पिक मार्ग सिफ्टी मार्ग का जो है सहारा लिया गया। तो वहां से सितारगंज से पिथौरागढ़ की ओर जा रही है, उस वैकल्पिक मार्ग में लफड़ा के बाद लगभग 20 से 30 फुट गहरी खाई में गिर गई। वो तो गनीमत रही कि वाहन पेड़ में अटक गया, नहीं तो हादसा बड़ा हो सकता था। तो जिसमें 11 लोग जो है घायल हो गए। जिला अधिकारी चंपावत मनीष कुमार के निर्देश पर और ग्रामीणों के द्वारा रेस्क्यू अभियान, पुलिस के द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी घायलों को निकाला गया। तो जिनमें से 3 जो गंभीर घायल थे उन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हेली लिफ्ट कर जो है हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल भेजा गया है और बाकी की स्थिति सामान्य है। जी, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को हेली के जरिए भेजा गया, क्या हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है उन लोगों की? जी, जो 3 गंभीर थे उन्हें हेली सेवा से हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल भेजा गया है। स्थिति उनकी फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, उपचार जो उनका जारी है। जी बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली में 27 सितंबर को होने जा रहा अखिल भारतीय मुस्लिम महासम्मेलन अब अपने अंतिम चरण की तैयारी में है। काशीपुर से आज बसें दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। काशीपुर नगर निगम के महापौर दीपक बाली ने इस दौरान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड से करीब सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग इस महासम्मेलन में शिरकत करेंगे। काशीपुर में आयोजित बैठक में की अध्यक्षता वक्फ बोर्ड के सदस्य और मंच के क्षेत्र संयोजक डॉक्टर मोहम्मद हसन नूरी ने की है। उन्होंने कहा है कि यह महासम्मेलन ऐतिहासिक संदेश देगा कि मुसलमान देश के विकास में सबसे आगे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का अखिल भारतीय मुस्लिम महासम्मेलन दिल्ली में कल हो रहा है और उसमें पूरे हिंदुस्तान से हज़ारों की तादाद में लोग वहां पहुंच रहे हैं। और मुस्लिम महासम्मेलन की आज जो काशीपुर से बसें जा रही हैं उसको झंडी दिखाकर हमारे मेयर काशीपुर के दीपक बाली जी ने बस को रवाना किया है और बड़ी तादाद में काशीपुर से भी मुस्लिम लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के प्रशासनिक भवन में यूपी सिंचाई विभाग के एक कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें मृतक ने अपने ही ऑफिस कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
कल सिंचाई कॉलोनी में एक जो सिंचाई विभाग में कोई कार्यरत कर्मी थे जिनकी उम्र करीब 59 साल के आसपास बताई जा रही है, उन्होंने सुसाइड किया है जो तथ्य मिले। बाकी सुसाइड का क्या कारण था, एक सुसाइड नोट की भी बात वहाँ पर आ रही है। उन तथ्यों की पड़ताल करेंगे। पड़ताल के बाद जो आगे परिजनों के द्वारा जो तथ्य दिए जाएंगे और जो फैक्ट हमें मिलेंगे उसके हिसाब से आगे लीगल कार्रवाई की जाएगी। 2027 में होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन ने अब से ही मोर्चा संभाल लिया है। सीसीआर भवन में हुई अहम बैठक में पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद बने ने खुद कमान संभाली। बैठक में मेला क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक मैनेजमेंट और भीड़ नियंत्रण पर भी खास फोकस किया गया। पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई, साथ ही पिछले मेलों से मिली चुनौतियों का भी विश्लेषण किया गया। आज नीलेश आनंद भणे का कहना है कि 2027 का महाकुंभ ऐतिहासिक और व्यवस्थित हो, इसके लिए कार्य किया जा रहा है। बैठक में सुरक्षा बलों की तैनाती, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी और आपदा प्रबंधन की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई है। ये बहुत ही हमारी पुलिस की एक प्राथमिक बैठक है जिसमें विभिन्न हमारी जो शाखाएं हैं तो उनके लिए हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि हमारे को जो है आने वाले जो कुंभ है उसमें हमारी क्या आवश्यकताएं हो सकती है, क्या क्या जिससे निर्माण है, उपकरण है, जो स्पेशलाइज्ड चीजें हैं, ताकि हम पहले से तैयार हो कि हमारे पास पुलिस की अभी क्या संसाधन है, क्या उपलब्धता है और क्या आवश्यकता है। तो विभिन्न शाखाएं हैं, इन शाखाओं के साथ जो है हम लोग आपसी समन्वय कर रहे हैं ताकि हम लोग जो है एक बेहतर तरीके से तैयार हो सके कुंभ के लिए, जो है एक बेहतर हमारा पुलिस प्रबंधन हो करके। सबसे बड़ा चैलेंज क्या? नहीं, ऑफ कोर्स क्राउड कंट्रोल तो है ही। जैसा हम देख रहे हैं कि कुंभ में जो है अभी जो प्रयागराज कुंभ था तो बड़ी संख्या में जो है यात्री श्रद्धालु आ रहे हैं, तो क्राउड कंट्रोल एक बड़ा चैलेंज है। सख्त कार्रवाई करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में थाना पथरी में और थाना ज्वालापुर में अलग अलग अभियोग भी कंसिडर किए गए हैं और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी अपना सोशल मीडिया में इस तरीके की कोई बात कहता है या लिखता है तो उस पर पुलिस की लगातार नजर बनी हुई है, उस पर भी आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेपर वायरल प्रकरण में 2 लोगों को कार्रवाई की गई है, तो जांच भी चल रही है। क्या अन्य कुछ यूके SSSC मामले में हमारे जो सेंटर पे तैनात 2 कर्मी, इसमें एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल हैं जो SSSC के ड्यूटी पर लगे थे, उनको अभी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनको निलंबित किया गया है। जांच क्योंकि अभी इसमें चल रही है, SIT भी जांच कर रही है और हमारे SP ग्रामीण स्तर पर इसको जांच दी गई है, उसके जो भी परिणाम आएंगे उसी के आधार पर आगे का निर्णय लिया। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लगातार चर्चा जारी है। हाल ही में प्रदेश कार्यकारिणी के गठन से लेकर जिला प्रभारी की नियुक्ति तक के संगठनात्मक पूरे कार्य हो चुके हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में 5 पद रिक्त होने के कारण राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी बनी है, जिसके लिए वो नई कार्यकारिणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा है कि ये हमारे स्तर का विषय नहीं है, ये केंद्र के लोग आत्मचिंतन और मंथन करने के बाद ही फैसला लेते हैं। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी बनी है। मैं अपनी कार्यकारिणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिस उम्मीद से संगठन ने इनको पदाधिकारी बनाया है, इस उम्मीद में, इस कार्य में हमारे सभी पदाधिकारी सफल हो, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। रही बात मंत्रिमंडल विस्तार की, तो ये हमारे इस तरह का विषय नहीं है। इसके लिए हमारे केंद्र में बैठे नेता, ये उनका विवेकाधीन है और जब निर्णय लेंगे, अच्छा निर्णय लेंगे। जो इस समय है ये भी बहुत अच्छा है। खबर उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग से है, जहां वन विभाग की अंतर्राज्यीय गश्त की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के वन अधिकारी और कॉर्बेट पार्क समेत तराई डिवीज़न के वन अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं कॉर्बेट की ढेला रेंज से अंतर्राज्यीय गश्त शुरू होकर गुल्लर घट्टी, अमानगढ़ रेंज, फोटो रेंज, पतराम रेंज होकर जसपुर पहुंचकर खत्म हुई है। गश्त में जंगल में वन गुज्जरों से और से सटे आबादी वाले इलाकों में स्थानीय लोगों से बातचीत भी की गई और वन्य जीवों पर अपराध पर रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया। कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बिजनौर, लैंसडाउन, कॉर्बेट, कालागढ़, इन सभी DFOs की कल वार्ता हुई और जहां पे हमने ये निर्णय लिया कि हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे ताकि जो भी यहाँ पे वन्यजीव अपराध हैं
उन पे अंकुश पाया जा सके और इस पे हम प्रभावी कार्रवाई करें। अभी तक ये था कि रेंज लेवल पे या फिर कुछ टेम्पररी बेसिस पे चीज़ें होती थी, बट हमने अब ये स्ट्रेटेजी बनाई है कि हम रेगुलर बेसिस पे इन दोनों राज्य के अधिकारी और सभी स्टाफ जो रेगुलर पे संपर्क में रहेंगे, हम रेगुलर पेट्रोलिंग करते रहेंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी उसको हम शेयर करेंगे ताकि वन्य जीव अपराध पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में देश आत्मनिर्भर बन रहा है। पीएम मोदी ने भारत से आत्मनिर्भर बनने और अपनी ताकत पर भरोसा रखने का स्पष्ट आह्वान भी किया है। मई 2020 में उन्होंने राष्ट्र के सामने आत्मनिर्भर भारत का विज़न प्रस्तुत किया था। ये विज़न केवल आंकड़ों में प्रगति को लेकर ही नहीं है, बल्कि एक ऐसे नए भारत के निर्माण के लिए है जो सृजन करे, नई खोज करे और आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि आत्मनिर्भरता का अर्थ दुनिया से मुंह मोड़ लेना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होकर वैश्विक प्रगति में योगदान देना। इसका अर्थ है ये सुनिश्चित करना कि भारत के किसान, श्रमिक, उद्यमी और युवा राष्ट्रीय विकास के लिए प्रेरक शक्ति बने। पिछले दशक के दौरान ये विज़न कभी कथनी से करनी में बदल चुका है। कृषि, विनिर्माण, डिजिटल शासन, रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में हुए सुधारों ने देश को बदल दिया है। भारत अब मामूली बदलाव से संतुष्ट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक निर्णायक छलांग लगा रहा है। मई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया था। उन्होंने घोषणा की थी कि आत्मनिर्भर भारत 5 मजबूत स्तंभों पर खड़ा होगा। पहला स्तंभ अर्थव्यवस्था है, दूसरा स्तंभ है इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा स्तंभ है व्यवस्था, चौथा स्तंभ जनसांख्यिक और पांचवा स्तंभ है मांग। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत की विशाल घरेलू मांग एक राष्ट्रीय शक्ति है। उन्होंने मजबूत स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं और अधिक स्वदेशी उत्पादन का आह्वान भी किया है, जिससे भारतीयों की ज़रूरतें भारतीयों के हाथों ही पूरी हों। इन स्तंभों से परे प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से बार बार पूरे दृढ़ विश्वास के साथ स्वदेशी अपनाने का भी आह्वान किया है। वर्ष 2025 के स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में उन्होंने स्पष्ट किया कि अनिश्चित वैश्विक परिवेश में भारत के लिए सबसे सुरक्षित और मजबूत रास्ता आत्मनिर्भरता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आत्मनिर्भरता का अर्थ दुनिया से अलग थलग हो जाना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी शक्ति पर भरोसा रखना, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना कि भारतीय उत्पादों को घरेलू और वैश्विक स्तर दोनों ही स्तरों पर मान्यता मिले। प्रधानमंत्री के लिए आत्मनिर्भर भारत एक नए भारत तक पहुंचने का मार्ग है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।